ध्यान से देखिएगा। सो इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और स्टार्टिंग क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसका मतलब क्या होता है। सो लेट्स गो विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो कोई बता सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? फिजिक्स में एक चीज और है कि कोई सर चार्ज एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर रेस्ट। ओके। सो हाँ, सो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रो का मतलब देखते हैं। इलेक्ट्रो मोस्टली आपका चार्ज से डील करते हैं, ओके। और स्टैटिक्स का मतलब होता है नो चेंज इन दी वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा तो उसको मैं बोलूँगा कि वो स्टैटिक कंडीशन में रहा होगा। सो दैट इज योर स्टैटिक। सो स्टैटिक मीन्स योर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से रहेगा। तो मुझे इसी को देखना है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाऊं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स by using the simulation. So right, just 1 second. So this is the best example of a static charge। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कोई भी, अगर आपके पास कुछ भी है तो उसमें हमेशा एक स्टैटिक चार्ज मौजूद रहता है। जैसे इस केस में पॉजिटिव निगेटिव, दीज आर दी स्टैटिक चार्ज, ओके। लेकिन अगर मैं जस्ट लाइक ये बैलून है, बैलून में अगर आप देखेंगे तो निगेटिव चार्जेस ज़्यादा है, राइट। इसको अगर मैंने किसी दूसरे चार्ज के पास ले गया तो इसमें से क्या करता है, ये सारे नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये एक तरह का स्टैटिक चार्ज है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। इनिशियली किसी के पास कोई चार्ज नहीं था, रेस्ट कंडीशन में था, उसी तरह से अगर मैं दूसरे के पास ले गया तो ये इसको क्या करता है, रिपेल कर रहा होता है। सो दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ स्टैटिक चार्ज। उसी तरह से अगर मेरे पास दो बलून है, दो बलून को अगर मैंने एक साथ लाया, लेट इट बी, ओके। सो ये ऑलरेडी चार्ज हो चुका है फुल्ली। सो इनिशियली ये अभी न्यूट्रल कंडीशन में, बलून में जितनी पॉजिटिव चार्जेस है जितनी निगेटिव चार्जेस है हम लोग जानते हैं कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो न्यूट्रल कंडीशन में है, राइट। तो ये न्यूट्रल कंडीशन में है, यानी सबके पास चार्जेस रहा होगा लेकिन वो न्यूट्रल कंडीशन में रहा होगा। दैट इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक चार्ज, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। लेकिन कोई दूसरा चीज़ अगर उसके बगल में है तो उसके चार्जेस को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे ये बलून आया जो कि एक रबड़ है, जो मोस्टली क्या करेगा, सारे नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगा। सो इस तरह से, राइट। और इधर वाले सारे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो ये स्वेटर वाली जो केस है ये आपका एक स्टैटिक चार्ज का केस है, जहाँ पे इसने सारे स्टैटिक चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये उसको रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के केसेस को हम लोग बोलते हैं कि ये मेरा एक एग्जाम्पल है किसका, स्टैटिक चार्ज का। तो ये एक स्टैटिक चार्ज था, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्जेस विद इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, सो इसके स्वेटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर जब बैलून चार्जेस ले लेगा तो? क्या, स्वेटर पे? सर जब बैलून से चार्ज। हाँ, ओके ओके। सो इस केसेस में अगर बलून से, लेट इट बी, इनिशियली अगर मैंने कंसीडर किया था यहाँ पे कि बलून मेरा इनिशियली चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको स्वेटर के पास लाया, क्योंकि स्वेटर के पास कुछ स्टैटिक चार्जेस हैं जो आराम से फ्लो करेंगे, तो अगर आपने स्वेटर से सारे स्टैटिक निगेटिव चार्जेस निकाल लिए तो मैं बोलूँगा कि बलून जो अभी यहाँ पे, सॉरी स्वेटर जो है यहाँ पे, वो फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। वो क्या हो चुका है आपका, पॉजिटिवली चार्ज। तो मोस्टली ठंड के मौसम में आप ऐसा देखते होंगे कि कोई कोई देखते होंगे कि उनके ब्लैंकेट से, ब्लैंकेट जो वो यूज़ करते हैं जिसमें फर होती है, वो फर से क्या होता है, थोड़े थोड़े आपको चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस यानी इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देगी, ओके। वो आपका एक स्टैटिक चार्ज होता है। मोस्टली अगर आप वुलन क्लोथ्स अगर पहनते हैं तो वुलन क्लोथ्स में भी आपको कभी कभी छोटी छोटी चिंगारियाँ दिखाई देती देंगी। मोस्टली ब्लैंकेट में ये ज़्यादा होता है, जो हम लोग ब्लैंकेट यूज़ करते हैं उसमें आपको ये ज़्यादा मिलेगा कि उसमें आपको छोटी छोटी चिंगारी दिखाई देगी। तो मोस्टली वो जो स्पार्क आपको दिखाई देता है वो स्टैटिक चार्जेस के कारण से होती है। आपकी बॉडी और उस ब्लैंकेट के बीच में एक तरह का चार्जेस जनरेट होता है, राइट। दैट इज योर स्टैटिक चार्ज। तो एक बार मैंने अगर यहाँ से पूरा निगेटिव चार्ज निकाल लिया तो मैं बोलूँगा कि ये जो स्वेटर है ये आपका क्या हो चुका है, पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। पहले ये न्यूट्रल था, पहले क्या था, न्यूट्रल था, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही निगेटिव चार्जेस थे। हर एक के पास ये स्टैटिक चार्ज मौजूद होता है,
जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग जानते हैं इनिशियली उनके पास दो ही चीज़ रहता है, मास और चार्ज। तो वो जो चार्ज उसके पास मौजूद होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। चाहे हमारी बॉडी हो या किसी की बॉडी हो, उसके बाद चार्जेस मौजूद रहा होगा। लेकिन अगर उसके नज़दीक में कोई दूसरा सब्सटेंस आता है तो क्या करता है, वो एक चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे इस बलून ने एक चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव चार्जेस को सारे को अट्रैक्ट कर लिया, तो ये अब आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। यानी ये अब आपको स्पार्क यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज योर स्टैटिक चार्ज। तो ये हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग क्लास में कि व्हाट इज योर स्टैटिक चार्ज, ठीक है। अब स्टैटिक चार्ज जब हम लोग देखा था उसके बाद फिर हम लोग इसी चैप्टर में पढ़े थे चार्ज के बारे में। सो यहाँ पे हम लोग ने देखा था चार्ज के बारे में, राइट। सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने देखा था चार्ज, और चार्ज में फिर हम लोगों ने कवर किया था इसके 3 प्रॉपर्टीज। बता सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी? सर पहली एडिटिव, पहली थी एडिटिव प्रॉपर्टी, देन सर दूसरी क्वांटिटेटिव, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज, यस, और तीसरा था कंजर्वेशन, राइट। तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी किसकी, चार्जेस की। और इसके ऊपर एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज, राइट। एडिटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि सारे चार्जेस जो होते हैं किसी भी सिस्टम का वो सारे चार्जेस अलजेब्रिक सम हो जाते हैं। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी में बताया था कि वो पैकेट्स के फॉर्म में रहता है, प्लस माइनस एन ई। ई क्या होता है यहाँ पे, व्हाट इज ई? इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं, व्हाट इज ई? Q is equal to Ne. What is E? उमेर, what is E? सर एक बार फिर से बताना। Q is, हम लोगों ने क्वांटाइजेशन में पढ़ा था, Q is equal to Ne. What is E? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। What is E? जो स्टार्टिंग क्लास से आए हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ, what is E? उमेर, सर एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज, गुड, ओके। ये छोटी छोटी चीज आपको याद रखना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सर जाएगी। देख के बताया नोट्स में से। So E is your elementary charge, that is also called as the smallest charge। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो ये स्टार्टिंग क्लास से मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। ही इज योर एलिमेंट्री चार्ज विच इज कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट चार्ज। नेक्स्ट चार्ज के बाद मैंने इसका प्रॉपर्टीज देखा था, इसी के बाद फिर हम लोग देखे थे कूलम्स लॉ। सो नेक्स्ट वन वाज योर कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था फोर्स के बारे में, which is also called as the Coulomb's force। So what is the magnitude of Coulomb force between two charges? What is the magnitude of Coulomb force between two charges? सर 1.6 into 10⁻⁻19। Any force between two charges. What is the magnitude of force between two charges? जिसको कि हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So Coulomb's का फर्स्ट स्टेटमेंट था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, that is F is equal to K times Q1 Q2 divided by R square न्यूटन, यही था ना कूलम फोर्स। इसको हम लोग बोलते थे कूलम फोर्स, या इसका दूसरा नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लोग घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कल टेस्ट है, ठीक है, इसलिए मैं ये सारा चीज़ बता रहा हूँ, कल टेस्ट है आप लोग का। नेक्स्ट वन उसी तरह से, फिर नेक्स्ट वन हम लोग गए थे इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड?
with respect to Coulomb's law? Electric field. So electric field is nothing but your force by magnitude of test charge, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, और इसी को हम लोग निकाले थे तो यह था के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर क्यू वाज योर सोर्स चार्ज। क्यू क्या था आपका? सोर्स चार्ज। यहाँ तक हम लोगों ने ऑफलाइन कंप्लीट किया था, ठीक है। इसी के बाद फिर हम लोग आए थे ऑनलाइन। सो ऑनलाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मैंने बताया था एक चीज़ और आपको, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लक्स, जो कि एक तरह से लास्ट टॉपिक ही था। सो व्हाट इज फ्लक्स? What is flux? Electric flux. Rate of charge through in particular area. So electric field lines passing through an particular on a unit area, through an unit area, is your flux, which is your phi E is equal to E dot normal of the area, right? लेकिन गॉस लॉ ने आके इसको और इजी बना दिया और उन्होंने बोला E dot dA is equal to Q enclosed divided by epsilon naught, right? सो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था। इसके बीच में हम लोगों ने और भी बहुत सारे चीज़ें पढ़ा था, जैसे चार्ज से रिलेटेड हम लोगों ने एक सिस्टम के बारे में पढ़ा था जिसको हम लोगों ने नाम दिया था इलेक्ट्रिक डायपोल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? सो इलेक्ट्रिक डायपोल इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, जहाँ पे दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है जहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और दूसरा आपका क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज। और इसमें अगर मैं देखूँ तो इस केसेस में हम लोगों ने दो तीन चीज़ और पढ़ा था, जो था आपका पहला डायपोल मोमेंट, जिसको कि हम लोग P से इंडिकेट करते थे। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, what is the magnitude of dipole moment? Right. Sir, magnitude of Q into R. So magnitude of one of the charges into separation distance between them, that is your dipole moment, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होगी। उसके बाद फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, और दो पॉइंट पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, एक था आपका एक्सियल और दूसरा था आपका इक्वेटोरियल। सो एक्सियल के केस में फॉर्मूला तो याद नहीं होगा तो मैं ही लिख देता हूँ, ये था Q टाइम्स P, P is your dipole moment divided by your 2 pi r, r is the distance from the dipole center, और दूसरा था आपका इक्वेटोरियल, राइट, जो आ गया था K P डिवाइडेड बाई पाई आर, राइट। सो दोनों के केस में केवल 2 का अंतर था, दोनों का इक्वेशन एक ही जैसा था। सॉरी, यहाँ पे आर क्यू था, आर क्यू, राइट। तो ये आप नोट से देख सकते हैं, आपके नोट्स में ये सारा चीज़ है। तो ये एक छोटा सा मैप है, इम्पॉर्टेंट होता है मैप। ये लास्ट मोमेंट पे हम लोग हर एक चैप्टर के लास्ट में देखेंगे, जो आपको ओवरऑल बता देगा क्या क्या पॉइंट्स जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। जैसे एलिमेंट्री चार्ज एक क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ देता है आपको, राइट। तो इतने सारे चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ख़त्म किए थे, राइट। सो ये था हम लोग का प्रीवियस चैप्टर। जो ये जो पीडीएफ है जो हम लोगों ने अभी तैयार किया हुआ है ऑनलाइन, ये पीडीएफ आपका मोस्टली फ्लक्स से शुरू होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। पीछे वाला जो भी आपका है वो आपका ऑफलाइन पीडीएफ था, ओके, ऑनलाइन ऑफलाइन थे, तो वो ऑफलाइन हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है। एक चीज़ और है जो यहाँ पे मैं मिस कर गया, उसको भी मैप में डाल ही देता हूँ, दैट इज़ योर एक्सेलरेशन, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? What is Sir, it accelerates the charge. right? Okay. So effect of electric field is it will accelerate the
चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ई डिवाइडेड बाय एम। ई इज योर एलिमेंट्री चार्ज, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा अंडर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड? सर इलेक्ट्रॉन का। क्यों? सर उसका चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा होता है। यस, ओके। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन हैव मोर एक्सेलरेशन compared to proton because of large, high और more charge by mass ratio। ठीक है, सो चार्ज बाय मास रेशियो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशियो, क्यू ई बाई एम। जिसका चार्ज बाय मास रेशियो ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा। और प्रोटॉन के केस में उसका मास ज़्यादा हो जाता है लेकिन दोनों की चार्जेस सेम होती है तो उसका चार्ज बाय मास रेशियो कम हो जाता है। लेकिन एक्सेलरेशन के केस में वो आपका उसका मास कम होता है, चार्जेस सेम होती है, तो प्रोटॉन से एक्सेलरेशन चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू प्रोटॉन, जिसके कारण से उसकी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा हो जाती है। तो चार्ज बाय मास रेशियो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, फ्लक्स के केस में भी हम लोगों ने एक का फ्लक्स निकाला था और वो था आपका यूनिफॉर्म रॉड का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था यूजिंग द गॉस लॉ, वो था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था रॉड का, वो आया था आपका लैम्डा डिवाइडेड बाय कितना हम लोगों ने डिराइव किया था, प्रीवियस क्लास में इसका डेरिवेशन किए थे। ओके, सो ये था और इसका आया था लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारे चीज़ें हम लोगों ने चैप्टर 1 में कंप्लीट किया। ठीक है, तो जब भी आप रिवीजन करेंगे ना, लेट इट बी फ्यूचर में अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आप ये मैप जरूर देखिएगा। इस मैप से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है या कितने टॉपिक आपको आते हैं या नहीं आते हैं। राइट, इसमें कोई ऐसा टॉपिक जिसमें डाउट हो? इन सारे टॉपिक में कोई ऐसा टॉपिक जिसमें डाउट्स है तो बता दीजिए। यहाँ पे हम लोग को देखा था ये कल आया था गॉस लॉ। तो यहाँ पे दो लॉ थे, कूलम्स लॉ और गॉस लॉ। गॉस लॉ एक तरह का अल्टरनेटिव मेथड है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसमें कोई ऐसा टॉपिक जिसमें डाउट्स हो? ओके, सो लेट इट बी, कोई टॉपिक नहीं है जिसमें डाउट है तो अगले। सर गॉस लॉ जो है उसमें स्टार्टिंग में हमने एक लिखा था फाई इज इक्वल्स टू ये क्लोज्ड एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीए। सर इसमें ये जो क्लोज्ड एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला कुछ समझ में नहीं आया। ओके, सो फ्लक्स के केसेस में मोस्टली हम लोग ये देखते हैं। सो फ्लक्स ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मुझे किसी भी सरफेस के थ्रू अगर मुझे फाइंड करना है कि वहाँ पे फ्लक्स कितना है, गॉस लॉ ने दिया था, राइट। तो उसके लिए पहले मुझे उस सरफेस को क्लोज करना पड़ता है, तो मैं आपको पहले उस पर लाता हूँ। सो ये था गॉस लॉ, राइट। स्टेटमेंट में आपको ले जाता हूँ, दिस वाज द गॉस लॉ। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ओके, द नेट फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था कि आपका सरफेस क्लोज होना चाहिए। अगर आप सरफेस को क्लोज नहीं करेंगे तो फिर आप गॉस लॉ को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो गॉस लॉ ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि अगर मुझे किसी भी सरफेस के थ्रू फ्लक्स फाइंड करना है, क्योंकि फ्लक्स का मतलब ही होता है समथिंग फ्लोइंग थ्रू एन यूनिट एरिया और थ्रू एन एरिया, राइट। तो जिस एरिया के थ्रू मुझे फ्लक्स फाइंड करना है, मुझे पहले उसको क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट क्लोज द सरफेस, देन फाइंड द हाउ मच चार्ज इंक्लूडेड इन दैट सरफेस और इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे कंसिडर किया कि यहाँ पे मेरे एक सरफेस था, राइट, और यहाँ पे 4 चार्जेस क्लोज थे। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे इस सरफेस के थ्रू फाइंड करना है कि कितना फ्लक्स है, तो
पहले मुझे इसको क्लोज करना होगा, इसको मैं क्लोज करूंगा तो उसको मैं बोलूँगा गॉसियन सरफेस, राइट। और सिंपली मैं काउंट कर लूँगा उसके अंदर कितने इनक्लोज चार्जेस मौजूद है। तो इसी स्टेटमेंट को इस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स में लिखते हैं। तो दिस वन मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो क्लोज सरफेस को इस तरह से इंडिकेट करते हैं, इंटीग्रेशन एंड देन हियर इज योर ओ। सो इंटीग्रेशन और ओ अगर आप यहाँ पे लगा देंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है आपका क्लोज सरफेस, दैट इज योर क्लोज सरफेस। यानी जब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सॉरी फ्लक्स कितना है, तो पहले मैंने सरफेस को क्लोज कर लिया। उसके बाद जो हम लोग बेसिक चीज़ जानते हैं कि क्लोज करने के बाद मुझे किसके फ्लो को देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो को देखना है। तो ये हो जाएगा ई डॉट एरिया, राइट। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। ई को बाहर ले सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल डी ए। सो क्लोज इंटीग्रल डी ए का मतलब है कि जो भी मैं एरिया ले रहा हूँ उसको पहले मैंने क्या किया हुआ हूँ, क्लोज किया हुआ हूँ, और मुझे उसी के अंदर फाइंड करना है फ्लक्स कितना होगा। तो ये एक तरह से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, गॉस लॉ के स्टेटमेंट का, ठीक है। जहाँ पे ये क्लोज आपको बताता है कि आपने सरफेस को क्या किया है, क्लोज किया है। आप केवल क्लोज सरफेस के लिए फाइंड कर रहे हैं, ओके। और कोई डाउट? नो सर। दिस इज कॉल्ड एज द गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट ये है और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ई है। तो ये मोस्टली आपको बताता है कि आपने स्टेटमेंट में जो ये क्लोज सरफेस लिखा है वो ये इंटीग्रेशन क्लोज आपको बता रहा है। क्योंकि मोस्टली इंटीग्रेशन अगर मैं करूँ तो मैं सारे सरफेसेस का एरिया फाइंड कर रहा हूँ, जैसा भी सरफेस हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी रेगुलर शेप में हो या इरेगुलर शेप में हो, मैं इंटीग्रेशन का यूज़ करके किसी का भी एरिया फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सरफेस क्लोज किया, जैसे कि ये मेरा सरफेस है, तो ये एक तरह से इरेगुलर है, कोई डिफाइंड शेप नहीं है। अब इसका मुझे एरिया फाइंड करना है तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स से फाइंड नहीं कर सकता, मुझे इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। इसी के लिए ई डॉट डी है, ठीक है ना। यस सर। और कोई टॉपिक के लिए? सर एक क्वेश्चन पूछना। हाँ हाँ बताइए। सर जो सर रॉड का सर जो फॉर्मूला है सर, सर ई इक्वल्स टू सर लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। हम्म। तो सर अच्छा। उसके अंदर सर हमने रॉड को सर जो क्लोज किया है सर, वो सर हम्म। सिलेंड्रिकल सरफेस उससे किया है सर। हाँ सिलेंडर से। तो सर उसके अंदर जरूरी है सर सिलेंडर ही लेना। हाँ, क्योंकि मोस्टली अगर मुझे परफेक्टली किसी भी चीज़ को क्लोज करना है तो जैसा वो बॉडी है उसी का बड़ा शेप मुझे लेना होगा, ओके। तो वो परफेक्टली क्लोज हो जाएगा। लेट अस कंसीडर मेरे पास एक डब्बी है इस तरह की, और मैंने बोला कि आप इसको किसी दूसरे डब्बी में क्लोज कीजिए। तो आप चाहे तो किसी भी शेप में इसको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन परफेक्टली क्लोज करने का तरीका क्या होगा कि मैं इससे बड़ा ही एक ऐसा ही डब्बी उठाऊंगा जो क्यूबिकल शेप में होगा, और इस डब्बी के अंदर मैं इसको क्या करूंगा, डाल दूंगा। सही ना, मोस्टली ऐसा ही करते हैं ना। तो ये डब्बी क्या होती है, परफेक्टली उसके अंदर क्लोज हो जाती है, राइट, ओके पैक हो सर। गई। तो यहाँ पे जो वायर होता है, वायर भी एक तरह का सिलेंडर है, पतला सा सिलेंडर है। तो अगर मुझे उस सिलेंडर को अच्छी तरह से क्लोज करना है कास्ट डिस्टेंस में, मैं क्या करूँगा, वैसा ही एक दूसरा सिलेंडर ले लूँगा और उसी के अंदर उसको डाल दूंगा, हो गया क्लोज। सही है ना, ओके। ओके सर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक सिलेंडर उठाया था, क्योंकि अगर मैं कोई दूसरा शेप उठाता तो मैं सिमेट्रिकली उसको क्लोज नहीं कर पाता। लेकिन आपको मालूम है गॉस लॉ इज ओनली यूज फॉर द सिमेट्रिकल सरफेस, तो इसलिए सिलेंडर को क्लोज करने के लिए मैंने दूसरा ही सिमेट्रिकल सिलेंडर उठा लिया, ओके। और कोई डाउट्स? और कोई डाउट्स है तो बताइए, नहीं तो क्वेश्चन पे चलते हैं। सर अभी तो कोई नहीं है। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बचे खुचे क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जा सके। लेकिन इस चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा जो कि कल है, ओके। सो सारे पुराने ही हैं तो आपको मालूम है टेस्ट कैसे होता है। बस उसी तरह से लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक में आपको क्वेश्चंस रहेंगे, उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके, राइट, उसको सबमिट कर देना होगा। फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ओके। सो यहाँ पे एक एनसीईआरटी का पहले मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ये बच्चे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। राइट,
सो अगर मीटिंग इंड हो जाए तो फिर से दोबारा सेम से लॉगिन कर लीजिएगा। सो ये एक क्वेश्चन है, राइट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक बार इसको देखिए। सो क्वेश्चन में है ये आपका एनसीईआरटी है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज, राइट। सो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोज इन फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट द फील्ड लाइंस। और भी ये फिगर्स है, मैं उस फिगर को भी आपको बता देता हूँ। सो बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर बी। सो टोटल यहाँ पे 5 फिगर है और इसमें मुझे बताना है कि कौन सा फिगर जो है वो गलत है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। पांचों फिगर में बताना है। सर बी और डी। राइट। और कोई बता सकते कौन सा फिगर है जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? सर थोड़ा सा ई वाले में कंफ्यूजन है क्योंकि ये बीच में छोटे छोटे सर्कल दे रखे हैं ना। हाँ, तो सोए सर्कल ये बता रहा है कि ये क्लोज है। अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि आखिर ये बीच में ये क्लोज सरफेस जो ये सर्कल जो बनाया हुआ है, आखिर ये बता क्या रहा है? तो ये बता रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन है। तो ये आपको मोस्टली बता रहा है क्लोज लूप। सो बता सकते हैं कौन सा फिगर गलत है, कौन सा सही है? सर बी गलत है सर। ओके। सो पहले हम लोग यहाँ पे देखें तो बी पार्ट में हम लोग आते हैं, तो बी क्यों गलत है? सर पहले पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है वो सही है, लेकिन फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो वो गलत हो गया। हाँ राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, ये सही है, लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो बी फिगर मेरा गलत है। ना नेक्स्ट वन, क्या फर्स्ट फिगर मेरा सही है? सर डी वाला। हाँ, डी वाला क्यों गलत है? सर सारे पॉजिटिव है तो एक दूसरे की तरफ जाएगा, वो सारे रिपेल करेगा। नहीं, उससे पहले यहाँ पे देखो ये तो अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे सर। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है ना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। और यहाँ पर देखें तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। क्यों क्रॉस नहीं करता? तो इसको हम लोग देखे थे क्योंकि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती फोर्स की, लेकिन जब वो क्रॉस करेगा तो दो डायरेक्शन बताएगा एक पॉइंट पे, यानी ये मेरा क्या है? गलत है। ई नंबर सही है या गलत है? सर ये सही भी लग रहा है गलत भी लग रहा है, दोनों के चांसेस हो सकते हैं, एक बार आप समझा दो। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, वो कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता, लेकिन सर्कल बना के इन्होंने बोला कि ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन है, इसलिए ये फिगर भी मेरा क्या है? गलत है। ठीक है। व्हाट अबाउट सी? सर सी तो करेक्ट है। सी करेक्ट है क्योंकि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये एक तरह से क्या बता रहा है आपका? रिपल्सन बता रहा है, राइट ना? एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी ये फिगर आपका सही है। व्हाट अबाउट ए? सर ए भी सही है क्योंकि पॉजिटिव है तो उससे दूर ही जा रहा है और ना तो कहीं पे मतलब कोई भी नहीं, दो फील्ड लाइंस इंटरेक्ट कर रही। कभी भी सर इलेक्ट्रिक एक फील्ड ही लाइन, तरफ ये। हाँ हाँ बताइए। क्या बता रहे थे? सर दिख नहीं रहा है सर फिगर ये। ओके, ब्लर है क्या? एक मिनट, सर हल्का हल्का। एक मिनट फिर से कॉपी कर लेता हूँ।
अब क्लियर है? सर अभी क्लियर है। ओके, सो इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो आपकी लाइन तिरछी पिरछी आ रही है, ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है। ओके, यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन सर इलेक्ट्रिकल नहीं लाइन, होगा फिर तो ये इंटरेक्ट कर जाएगा क्योंकि हाँ वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, इस तरह से नहीं, ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्रॉस कर देगी। तो ये फिगर भी आपका क्या है, गलत है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। राइट। सो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, लेकिन बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछ देते हैं वो, तो इसको भी जानना जरूरी था। इसमें कोई डाउट्स? नो सर। ओके, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आई थिंक कि सबको ब्रेक हो रही है कि केवल आपको ब्रेक हो रही है? क्या सभी को ब्रेक हो रही है मेरी आवाज़? सर मुझे तो सही आ रही है। तो मयंक, आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो होगा इसलिए। ओके, सो कोशिश कीजिए ना कि शाम तक थोड़ा सा नेट बचा के रखिए। मोस्टली होता क्या है, दिन भर हम लोग खाली बैठे रहते हैं, नेट यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लास्ट मोमेंट तक आते आते नेट ही ख़त्म हो जाती है। ओके, तो थोड़ा सा, ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता है, मोस्टली जूम के क्लासेस में आपकी 200 से 300 MB के आसपास ही होती है। तो थोड़ा सा नेट अगर आप बचा के रखेंगे क्लासेस के लिए तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे मैं क्लास काफ़ी स्लो ले जाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दिया ही करता हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। ओके, सो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का। बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? टाइम लीजिए, एक बार निकालने की कोशिश कीजिए। अभी ऊपर फॉर्मूला बताया था। So a uniformly charged conducting sphere 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb meter square. Find the charge on the sphere and what is the total electric flux leaving the surface of the charge. Easy question है, formula based question है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दिया हुआ है। ओके ओके ओके, लीव 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 लीव, इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, इसको भी रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग को केवल लीनियर डेंसिटी का पढ़ना था क्वेश्चन, सरफेस डेंसिटी का नहीं पढ़ना। ओके, तो एक मिनट, इसको रहने देंगे इस क्वेश्चन को। राइट, मैं इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। सरफेस डेंसिटी हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को लीनियर डेंसिटी पढ़ना है, सो इसको नहीं सर ये देखेंगे। क्वेश्चन है ही नहीं सिलेबस में। नहीं, सरफेस डेंसिटी नहीं है, अब आपको केवल एक ही डेंसिटी पढ़ना है और वो है लीनियर डेंसिटी। ठीक है, वैसे सरफेस डेंसिटी का भी क्वेश्चन आप बना सकते थे। ओके, दे दूँ क्या? बना लेंगे। सरफेस डेंसिटी में लीनियर डेंसिटी क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, व्हाट इज लीनियर डेंसिटी? लीनियर डेंसिटी क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज? सर एनक्लोज चार्ज अपॉन में हाइट। लेंथ, यस सर, लेंथ। राइट ना, इनक्लोज चार्ज अपॉन में लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर डेंसिटी। एक मिनट देखो कौन सा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास